हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे और उस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर में अभी तक हमने 3 बातें पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है और डेफिनेशन हमने बनाया था। ठीक है, इसका डेफिनेशन हमने देखा था, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, और इस प्रकार से हमको मैटर के बारे में पढ़ना है। और लास्ट में हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, मतलब रेगुलर लाइफ में हम इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। और यह भी पढ़ा था कि हमको केमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी क्यों है, इसका रेगुलर लाइफ में यूज़ कहाँ पे आता है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि उस चीज़ का एग्जैक्टली हमारे लिए यूज़ कहाँ पे है। ठीक है, तो इस लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि केमिस्ट्री को हम रेगुलर डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमको जो न्यू टॉपिक शुरू करना है, मतलब यहाँ पे नंबर 4 हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम टॉपिक की लिस्ट ये होनी चाहिए हमारे पास। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि पहले क्या पढ़े थे, सेकंड नंबर पे क्या पढ़े थे, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, उसके बाद का हमने टॉपिक कौन सा पढ़ा था। ये इसलिए ताकि जब हम ये लिस्ट देखेंगे तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि चलो इनमें से हाँ इंट्रोडक्शन समझ में आ गया था, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये भी समझ में आ गया था डेफिनेशन, लेकिन इम्पोर्टेंस में थोड़ा सा डाउट है। तो आप क्या करोगे, उस डाउट को मार्क करके रखोगे और जब हम लोग डाउट सेशन लेते हैं उस टाइम पे या जब हम डायरेक्टली इंटरेक्शन करेंगे उस टाइम पे आप इसको पूछ सकते हो। इसलिए ये आपके पास एक समरी होना चाहिए कि कब हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, उसको नंबर के हिसाब से आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे आपको नंबर्स के हिसाब से बताऊँ या ना बताऊँ, लेकिन आपको इनको इस प्रकार से नंबर से ही क्या करना है, याद रखना है और आपको इसको समझना जो रहेगा वो आसान हो जाएगा। क्लियर? तो आज हम जो 4th टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम रहेगा मैटर। ठीक है, इसके बारे में हमने लास्ट में थोड़ा सा मतलब डेफिनेशन वगैरह देख भी लिया था कि मैटर जो होता है इसका मतलब क्या रहेगा। ठीक है, तो MATTER एंड दिस इज कॉल्ड एज मैटर। ठीक है, हो गया। तो ये है हमारा टॉपिक नंबर 4 जो आज का मेन टॉपिक रहेगा हमारा। क्लियर? तो सबसे पहले मन में यही क्वेश्चन आता है कि मैटर का मतलब क्या होता है। तो प्रीवियस पार्ट में मैंने मैटर का डेफिनेशन आपको बताया था। तो मैटर का मतलब होता है यूनिवर्स का कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सब्सटेंस खुद कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसका खुद का कुछ मास होता है और ये दोनों प्रॉपर्टी जो शो करता है एंड दैट इज कॉल्ड एज मैटर। तो डेफिनेशन, एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग इट्स ओन मास इज कॉल्ड एज मैटर। अब ये जो मैटर होता है, इस मैटर के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस मैटर को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, और सेकंड क्लासिफिकेशन जो रहेगा वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस मैटर को हम लोग पहले 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है जो आँखों से देख के हम लोग बता सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द फिजिकल, और केमिकल रिएक्शन के थ्रू बता सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द केमिकल। तो फिजिकल और केमिकल में डिफरेंस क्या है? ठीक है, हमने बोला कि यहाँ पे जो पेन है, इस पेन का कलर क्या है, तो ये हम देख के बता सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फिजिकल। अब इसके अंदर कौन सा पॉलीमर प्रेजेंट है, इसके लिए हमको इसका स्ट्रक्चर डिटेल पे जाके देखना पड़ेगा, तो वो किस में आएगा, केमिकल में आएगा। या हम ये देखेंगे कि ये पेन के ऊपर पर्टिकुलर किसी एक्स रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे और उस रिएक्टेंट का रिएक्शन करने के बाद हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो ये जो भी चेंज आता है वो होता है
केमिकल चेंज। तो नाउ दिस मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। आंखों से देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल। जो केमिकल रिएक्शन करने के बाद, डिकम्पोजिशन करने के बाद ही हमको पता चलेगा, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेनली हम इनको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सॉलिड, सेकंड इज कॉल्ड एज लिक्विड एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज द गैस। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन दिस मैटर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। वन इज कॉल्ड एज द सॉलिड, सेकंड इज कॉल्ड एज द लिक्विड एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज द गैस। अब इनके बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हो कि सॉलिड जो होता है उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, शेप भी फिक्स रहेगा। गैस का वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं रहेंगे, चेंज हो जाएगा। गैस जो होता है वो कॉम्प्रेसिबल होता है, सॉलिड जो रहेगा वो इनकॉम्प्रेसिबल होता है। गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, रैंडमनेस ज़्यादा होता है। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और इसीलिए यहाँ पे रैंडमनेस कम होता है। ठीक है, तो ये है फिजिकल को हमने तीन मेन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है और दो इनके क्लासिफिकेशंस किसी किसी टेक्स्ट बुक में दिए हैं। एक को बोलते हैं प्लाज्मा और नेक्स्ट को बोलते हैं कोलॉइडल। क्या बोलेंगे? कोलॉइडल। ठीक है, कोलॉइडल में ऐसा होता है जो पार्टिकल का साइज जो होता है, पार्टिकल साइज, दैट पार्टिकल साइज इन बिटवीन 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं कोलॉइडल सब्सटेंस। और ये कोलॉइडल जो आता है और ये प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होता है इसको हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्लाज्मा का केमिस्ट्री में कोई यूज़ नहीं आता है। तो प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा जो होता है वो आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, साथ में ये गैसियस स्टेट, मतलब ये प्लाज्मा भी गैसियस स्टेट में होता है और नॉर्मल मैटर भी गैसियस स्टेट में होता है, लेकिन दोनों जो होते हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो प्लाज्मा एक गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लाज्मा जो रहेगा वो आयोनिक फॉर्म में रहेगा। उससे अच्छी मेन बात ऐसी है कि प्लाज्मा जो रहेगा वो एक्सट्रीम कंडीशन पे हमको मिलेगा, वो हमको नॉर्मल कंडीशन पे नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस या तो कोलॉइडल, ये चार पार्ट पॉसिबल है। लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब होता है, ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखना, टेम्परेचर बहुत कम रखना, प्रेशर बहुत ज़्यादा रखना या तो प्रेशर बहुत कम रखना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब बहुत ज़्यादा तरीके से हम लोग चेंज करते हैं, जैसे मैंने बोला कि मुझे ए का रिएक्शन बी के साथ करना है और ये रिएक्शन करने के लिए मुझे प्रेशर जो रहेगा या टेम्परेचर रखना पड़ेगा मुझे 30 डिग्री सेल्सियस, तब जाके मुझे ए बी मिलेगा। दूसरा हमको रिएक्शन देखना है, C ऑन रिएक्शन विथ D, इट इज कन्वर्टेड इनटू CD एट टेम्परेचर 3000 केल्विन या 3000 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, इस कंडीशन को हम लोग नॉर्मल कंडीशन बोलेंगे, लेकिन इस कंडीशन की बात करते हैं। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द एक्सट्रीम कंडीशन एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द ड्रास्टिक कंडीशन। तो ड्रास्टिक या एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब होता है जिस कंडीशन को नॉर्मली हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमको बहुत बड़े सेटअप की, बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी एंड दैट इज कॉल्ड एज द एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, तो प्लाज्मा जो रहेगा वो गैसियस स्टेट में है, लेकिन ये गैसियस स्टेट में जो रहेगा वो एक्सट्रीम कंडीशन में रहेगा और इसीलिए हम प्लाज्मा का गैसियस स्टेट और नॉर्मल गैसियस स्टेट इन दोनों को डिफरेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये जो रहेंगे ये रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम मैटर को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन हमको केमिस्ट्री में सॉलिड, लिक्विड और गैस को ही पढ़ना है, प्लाज्मा और कोलॉइडल सॉल्यूशन को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन जो रहेगा ये 12th स्टैंडर्ड में आएगा।
हम 11th स्टैंडर्ड में हम लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के बारे में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, और सॉलिड स्टेट में हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, और कोलॉइडल सॉल्यूशन को भी हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, और प्लाज्मा के बारे में केमिस्ट्री में तो नहीं पढ़ना है, हो सकता है आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिजिक्स में आएगा। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में सॉलिड लिक्विड गैस ही आता है, और 12th में एक छोटा सा टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कोलॉइडल पार्टिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इनके प्रॉपर्टीज़ डिटेल में नहीं बताए, बिकॉज आपको ये सब कुछ ऑलरेडी पता है। 11th 9th और 10th में हमने डिफरेंस भी लिखा था, राइट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, राइट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड गैस। ठीक है, तो इनके प्रॉपर्टीज़ आपको ऑलरेडी पता है, और इसीलिए हम यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी हमको जो देखना है वो देखना है केमिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये केमिकल क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, और इसीलिए हमको इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, इस केमिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस, क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग मिक्सचर, क्या बोलेंगे, मिक्सचर। So matter is classified on the basis of chemical property into 2 parts. First one is called as the pure substance and second one is called as the mixture. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले वो देखेंगे। ठीक है, तो ये प्योर सब्सटेंस जो होता है ये रहेगा सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, तो इसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा। लेकिन मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर में मोर देन 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब इनको पढ़ने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास यहाँ पे 3 बीकर है, एक को मैंने बोला है बीकर ए, मेरे पास दूसरा जो रहेगा वो रहेगा बीकर बी, और यहाँ पे मेरे पास है बीकर सी। क्लियर, हम ये भी बताते हैं कि यहाँ पे हमने कौन से बीकर में क्या रखा हुआ है। तो मैं बीकर ए की बात करता हूँ, तो बीकर ए में मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है Na, क्या ऐड किया हुआ है Na। ठीक है, उसके बाद मैं बीकर बी की बात करता हूँ, तो बीकर बी में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है CO2। CO2 जो रहेगा वो गैसियस स्टेट में, इसको नहीं रखते हम लोग, लिक्विड स्टेट को ही रखते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है H2O। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं, तो इस बीकर सी में हम ऐड करते हैं NaCl प्लस वाटर, क्या ऐड करेंगे, NaCl प्लस वाटर। तो हमारे पास 3 बीकर है, बीकर ए, बीकर बी एंड बीकर सी। क्लियर, ये तीनों आपको ये केमिकल क्लासिफिकेशन समझने में हेल्प करेंगे। क्लियर, तो अब देखो, अब मैंने बोला कि यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी Na ऐड किया, कितना क्वांटिटी ऐड किया, x ग्राम। H2O मैंने x ml ऐड कर दिया, इसमें NaCl जो रहेगा वो x ग्राम है और H2O जो रहेगा वो x ml है। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ऐसा नहीं कि x से लेना है, हम जनरल वैल्यूज़ ले रहे हैं। यहाँ पे क्वांटिटी नहीं बता रहे कितना है, x अमाउंट हमने यूज़ किया। वाटर लिक्विड स्टेट में है एंड दैट्स वाई इट इज़ यूज ml, और Na इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, दैट्स वाई हमने यहाँ पे उसका मास ग्राम में लिया हुआ है। क्लियर, तो बीकर ए, बीकर बी एंड बीकर सी। ओके, बीकर ए में Na है, कितने Na है, x। तो यहाँ पे जो है वो ओनली सोडियम प्रेजेंट है, तो ओनली सोडियम प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे ओनली सोडियम के ही पार्टिकल्स हैं इस ए बीकर में, अदर देन सोडियम कोई दूसरे पार्टिकल्स नहीं है, बिकॉज सोडियम इज अ टाइप ऑफ पार्टिकल। क्लियर, हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग
H2O को लेते हैं, तो इस H2O जब यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पे सभी के सभी जो पार्टिकल्स रहेंगे वो किसके रहेंगे, H2O के रहेंगे। तो बीकर बी में ओनली H2O के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। हम बीकर सी की बात करेंगे तो बीकर सी में दो टाइप के पार्टिकल्स है, यहाँ पे NaCl के पार्टिकल है, साथ में H2O के पार्टिकल है। नहीं समझा, रिपीट करता हूँ एक बार। बीकर ए कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, और यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो किसके हैं, Na के हैं। बीकर बी कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल दैट इज H2O, तो बीकर बी में जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे वो किसके रहेंगे, H2O के रहेंगे। अदर देन H2O बीकर बी में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो बीकर बी कंटेंट्स ओनली H2O, बीकर ए कंटेंट्स ओनली सोडियम। बट हम बात करते हैं बीकर सी की, तो बीकर सी में NaCl प्रेजेंट है। ये एक पार्टिकल हुआ, एक टाइप का पार्टिकल हुआ, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितने पार्टिकल्स है, हम टाइप के हिसाब से जा रहे हैं, हम क्वांटिटी के हिसाब से नहीं जा रहे। एक ही पार्टिकल है और एक ही टाइप के पार्टिकल से दोनों अलग है। मेरे पास 3 पेन है, मेरे पास 3 इंक के पेन है, दोनों अलग है। मेरे पास पेन है, कितने टाइप के हैं, एक ही टाइप के हैं, क्योंकि तीनों लिखने का काम करते हैं। इफ़ हम लिखने के हिसाब से बात करते हैं तो हम देखेंगे कि ये एक ही टाइप के हैं सभी, सही है। तो बीकर ए और बीकर बी दोनों में, बीकर ए में ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, बीकर बी ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, बट इन बीकर सी देयर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल, 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल, 2 पार्टिकल नहीं। वन टाइप इज NaCl एंड सेकंड पार्टिकल इज H2O। तो इस प्रकार से यहाँ पे NaCl और H2O दोनों के पार्टिकल है। तो जो क्लासिफिकेशन किया केमिकल, प्योर मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ये हम करते हैं कि कितने टाइप के पार्टिकल्स है, सही है। सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल रहेगा तो उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस, और मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स, यहाँ पे 2 है या 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 2 और मोर देन 2 लिख सकते हैं, 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर। तो हमारे हिसाब से ए क्या होना चाहिए, बोलो क्या होना चाहिए ए। यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन लिखा है ना इन दोनों का, पहला डेफिनेशन कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, बट मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल। और इसके हिसाब से देखा जाएगा तो ए, बी और सी, इनको आप यहाँ पे कैसे क्लासीफाई करोगे। आप पहले क्लासीफाई करके देखो कि ए क्या होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए और सी क्या होना चाहिए, फिर मैं अपना आंसर बताता हूँ। नहीं समझा, ठीक है। तो इन तीनों को हमको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो मेरे हिसाब से ए जो रहेगा वो मिक्सचर में आना चाहिए, नहीं आएगा। क्यों, बिकॉज ए कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, Na पार्टिकल्स, एंड दैट्स वाई ए जो रहेगा बीकर ए आएगा प्योर सब्सटेंस में। क्लियर। बीकर बी की बात करेंगे तो यहाँ पे भी ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, एंड दैट्स वाई दिस बीकर बी ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब बात करते हैं बीकर सी की, तो बीकर सी में 2 टाइप के पार्टिकल्स है, NaCl के भी पार्टिकल्स है और H2O के भी पार्टिकल्स है, सही है। NaCl के बहुत सारे हैं, x ग्राम है, और H2O के भी x ml है। कितना है वो नहीं पता, लेकिन कितने टाइप के हैं वो हमको पता है। क्लियर है। अब तो NaCl और H2O 2 टाइप के पार्टिकल होने की वजह से बीकर सी जो रहेगा वो मिक्सचर बन जाएगा, और बीकर ए और बीकर बी जो रहेगा वो क्या बन जाएगा, प्योर सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बोल सकते हैं। एक बात और, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो फिक्स रेशो में होते हैं। प्योर सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशो। रेशो का मतलब होता है प्रपोर्शन, फिक्स्ड रेशो बाय मास। ठीक है, यहाँ पे एनी रेशो बाय मास।
क्लियर। अब ये सेकंड पॉइंट पढ़ने के लिए हमको बी और सी इन दोनों को ही कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। हम बी में देखेंगे तो हमारे पास H2O है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे मास का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मास का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास। क्या आता है? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे भी मास का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास। तो इनके मॉलिक्यूलर मास का जो रेशो रहेगा वो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कहाँ पे? मिक्सचर में, लेकिन प्योर सब्सटेंस जो रहेगा वो फिक्स्ड रेशो में रहेगा मास के हिसाब से। क्लियर। अब देखो कैसे हम H2O में देखेंगे तो H2O में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशो रहेगा वो 2:1 होना चाहिए। इफ़ इनका रेशो 2:1 रहेगा तो ही वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, सही है। हमने NH, देखो हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में हमने थोड़ा सा वाटर ऐड किया, वहाँ पे थोड़ा सा NaCl ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा मिक्सचर। अब आप पानी ज़्यादा रखो और सॉल्ट कम रखो तो भी मिक्सचर बनेगा। आप सॉल्ट कम रखो और पानी ज़्यादा रखो तो भी मिक्सचर बनेगा, सही है ना। हम नॉर्मल चाय का एग्जांपल लेते हैं, तो चाय बनाने के लिए थोड़ी सी शक्कर ऐड करना होता है, थोड़ा सा टी पाउडर ऐड करना होता है, थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, जो भी आपको ऐड करना है। लेकिन हम क्वांटिटी को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मिल्क का और वाटर का रेशो हमेशा 2:1 ही होना चाहिए। ऐसा है कि टी बनाने के लिए जो वाटर है और जो मिल्क है इनका रेशो 2:1 ही होना चाहिए। मतलब 2 ml वाटर लेते हैं तो 1 ml मिल्क लेंगे तो ही चाय बनेगी। इफ़ हम इनका रेशो 3:1 लेते हैं तो चाय नहीं बनेगी, ऐसा तो है ही नहीं। चाय का एग्जाम्पल मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे उसका कुछ काम नहीं है। हमको अंडरस्टैंड करना है पहले डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने टी का एग्जाम्पल दिया, तो चाय बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इनका रेशो 2:1 होना चाहिए, क्या इनका रेशो 1:3 होना चाहिए। ये फ़र्क पड़ता है। चाय तो तीनों में बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। टेस्ट में थोड़ा फर्क रहेगा। हम टेस्ट की बात नहीं कर रहे, हम चाय बनने की बात कर रहे हैं। तो चाय बनाने के लिए तीनों कंडीशन फेवरेबल है। हम खुद के लिए बना रहे हैं या किसी क्लोज के लिए बना रहे हैं तो पानी कम रहेगा और मिल्क ज़्यादा रहेगा, ताकि टेस्ट अच्छा आना चाहिए, क्योंकि जितना पानी ज़्यादा हो जाएगा उतना टेस्ट में गड़बड़ हो जाएगी। हम खुद के लिए बना रहे हैं तो हम इस रेशो के हिसाब से जाएंगे 3:1 के हिसाब से। मतलब 1 ml हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो इसके 3 गुना मिल्क ऐड करेंगे ताकि टेस्ट अच्छा है। लेकिन घर में कोई ऐसा मेहमान आया है जो हमको बिल्कुल नहीं पसंद और वो आता है यही हमको नहीं भाता है, तो उसको हम क्या करेंगे? ये चाय पिलाएंगे जिसमें पानी ज़्यादा रहेगा और मिल्क कम रहेगा। और वो हमेशा चाय पीने के टाइम पे ही आता है, खुद के घर पे चाय नहीं पीता है और दूसरे के घर में आके चाय पीता है। और ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे? उसके लिए हम आपको चाय बनाने के लिए बोलेंगे तो आप इस रेशो को फॉलो नहीं करोगे, आप इसके उल्टे रेशो को फॉलो करेंगे और पानी ज़्यादा डालोगे और दूध कम डालोगे, ताकि उसको ये समझ में आए कि यहाँ पे अच्छा चाय नहीं मिलता है तो वो चाय पीने के लिए आना बंद कर दे। मैं जनरल एग्जाम्पल बता रहा हूँ एज फन करके, सिर्फ एग्जाम्पल समझने के लिए, हम किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो चाय यहाँ पे भी बन रहा है, चाय यहाँ पे भी बन रहा है, मतलब इन दोनों का रेशो सेम होना जरूरी नहीं है। NaCl और वाटर इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे बनता है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। क्या बनेगा? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। अब इस NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में NaCl भी है और वाटर भी है। हमने NaCl लिया 1 ग्राम और वाटर लिया हमने 1 ml, तो भी सॉल्यूशन बनेगा। तो इनका रेशो क्या हुआ? 1:1 हुआ, ठीक है याद, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको 2 टाइम्स लेते हैं और उसके 1 टाइम्स हम लोग क्या करते हैं? वाटर को लेंगे। तो यहाँ पे जो रेशो है वो कितना है? 2:1 है, तो भी यहाँ पे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। इसका मतलब इस मिक्सचर को बनाने के लिए रेशो जो रहेगा वो सेम नहीं होना चाहिए।
रेशो क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अब बात आती है मॉलिक्यूलर मास की। हम मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से जाते हैं तो Na जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और एटॉमिक मास होता है 35.5। सॉरी ये Cl का है। हम Na की बात करेंगे तो Na का एटॉमिक नंबर रहेगा 11 और एटॉमिक मास नंबर रहेगा 23। हम हाइड्रोजन की बात करेंगे एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास नंबर 1। हम ऑक्सीजन की बात करेंगे एटॉमिक नंबर 8 एंड एटॉमिक मास नंबर इज 16। 20 में जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग सिंबल। क्या बोलेंगे, सिंबल। जो बॉटम में लिखा जाता है यहाँ पे लिखता हूँ A और यहाँ पे B, तो A इज कंसिडर्ड एज एटॉमिक नंबर एंड B इज कंसिडर्ड इज एटॉमिक मास नंबर। सही है, तो ये होता है। तो यहाँ पे A हो गया, ये B है, ये A का वैल्यू 8 है और B का वैल्यू 16 है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने जो एलिमेंट्स यूज़ किए हैं उनका हमने यहाँ पे एटॉमिक मास लिख दिया है। हम NaCl की बात करते हैं तो NaCl में क्या होगा, Na का एटॉमिक वेट कितना है 23, Cl का कितना है 35.5, तो ये बन जाएगा 58.5 NaCl का मॉलिक्यूलर मास। हम H2O की बात करेंगे तो एक हाइड्रोजन का है 1, 2 हाइड्रोजन का रहेगा 2 और ऑक्सीजन का रहेगा 16, तो मिल बांट के बन जाएगा 18। ठीक है, तो हम पहले में देखेंगे तो हम पहले एग्जाम्पल को देखते हैं तो यहाँ पे इनका रेशो जो है वो 1:1 है। क्या है, 1:1। तो 1:1 में NaCl जो रहेगा वो कितना रहेगा 58.5 और वाटर जो रहेगा वो कितना रहेगा 18 रहेगा। लेकिन जब इनका रेशो हम लोग 1:2 लेते हैं तो इनका रेशो बन जाएगा 58.5:36। सही है, तो आप देखोगे तो यहाँ ये भी NaCl सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, और ये भी NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। लेकिन दोनों में आप देखोगे तो मास का रेशो डिफरेंट है। पहले में मास का रेशो है 58.5:18 और सेकंड में है 58.5:36। मतलब इन दोनों में जो मास का रेशो है वो फिक्स नहीं होता है, वो कोई भी रेशो होता है तो उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। मैं इसकी बात करता हूँ H2O की। तो H2O में जो वाटर है, इस वाटर को हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट है H2O। इस H2O में हाइड्रोजन का वेट है 2 और ऑक्सीजन का जो रहेगा वो रहेगा 16, तो इनका रेशो जो रहेगा वो कितना रहेगा 1:8। तो हम वाटर को क्या कंसीडर करेंगे, हम लोग प्योर कंपाउंड या प्योर सब्सटेंस कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। नहीं समझा, ठीक है। तो फिक्स्ड रेशो में होगा मास के तो उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस, और कोई भी रेशो में प्रेजेंट रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। क्लियर। अब मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास ओनली CO2 प्रेजेंट है, ओनली CO2, तो ये क्या रहेगा, प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। पहले डेफिनेशन के हिसाब से मतलब एक बीकर में ओनली CO2 है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो ओनली CO2 के है या इसके अलावा और कोई है, ओनली CO2 है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन CO2 जो रहेगा वो प्योर सब्सटेंस बनना चाहिए, मिक्सचर नहीं बनेगा। क्लियर। सेकंड डेफिनेशन फिक्स्ड रेशो बाय मास। तो CO2 में कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो ये बन जाएगा 32। क्या बन जाएगा 32। तो ये रहेगा इनका रेशो, और जहाँ पे भी CO2 रहेगा तो इस CO2 में हमेशा इनका रेशो जो रहेगा वो कितना रहेगा 12:32। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6:16 और ये बन जाएगा 3:8। तो सभी CO2 के मॉलिक्यूल में या सभी CO2 के मैटर में इनका मास का रेशो होना चाहिए
3:8, लेकिन सभी NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में उनके मास का रेशो सेम रहेगा ये जरूरी नहीं है। और इसीलिए हमने सेकंड पॉइंट कुछ इस प्रकार से लिखा है। क्या लिखा है कि इन प्योर सब्सटेंस जो रेशो होता है उनका वो फिक्स्ड रहेगा। रेशो किसके हिसाब से? मास के हिसाब से। अब मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने CO2 को वाटर में ऐड किया तो हमने CO2 का सॉल्यूशन मिला। क्या मिला? CO2 का सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो बीकर है उस बीकर में CO2 का सॉल्यूशन है और ये CO2 का सॉल्यूशन किसके किसका बना हुआ है? तो वहाँ पे CO2 के भी पार्टिकल्स है और वहाँ पे H2O के भी पार्टिकल्स है। मतलब वहाँ पे दो टाइप के पार्टिकल है और दो टाइप के पार्टिकल होने के वजह से हम इस CO2 सॉल्यूशन को प्योर सब्सटेंस नहीं बोलेंगे, हम उनको मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिक्सचर। सही है ना। अब मैंने क्या किया, शुगर है तो एक बीकर में मेरे पास ओनली शुगर है, तो इस शुगर में ओनली शुगर के ही पार्टिकल्स है या किसी और के भी है? ओनली शुगर के पार्टिकल है, तो ये शुगर जो रहेगा वो किसका काम करेगा? प्योर सब्सटेंस का काम करेगा। अब मैंने क्या कर दिया, हमारे पास जो शुगर था उस शुगर में मैंने वाटर को ऐड कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास शुगर का सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? शुगर का सॉल्यूशन। तो ये शुगर का जो सॉल्यूशन है वहाँ पे दो टाइप के पार्टिकल्स है, वहाँ पे शुगर के भी पार्टिकल है और वहाँ पे H2O के भी पार्टिकल है। तो यहाँ पे दो टाइप के पार्टिकल होने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। अब देखो, शुगर का क्वांटिटी कम रहेगा, वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा तो भी शुगर सॉल्यूशन बनेगा। सही है, लेकिन वो ज़्यादा मीठा नहीं रहेगा। लेकिन इफ ऐसा होता है हम शुगर का क्वांटिटी बढ़ाते हैं और वाटर का क्वांटिटी कम करते हैं तो भी शुगर का सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन अब जो शुगर का सॉल्यूशन बनेगा उसकी मिठास ज़्यादा रहेगी, ये ज़्यादा स्वीट रहेगा। नहीं समझा? तो पहले हमने जो शुगर सॉल्यूशन बनाया था वहाँ पे शुगर कम था, वाटर ज़्यादा था, तो सिंपल सी बात है शुगर कम है तो इसका मास कम है और वाटर का मास ज़्यादा है, तो भी शुगर सॉल्यूशन बना जो कम मीठा था। अब हमने शुगर का क्वांटिटी बढ़ा दिया, वाटर का क्वांटिटी कम कर दिया तो शुगर का मास बढ़ गया और वाटर का मास कम हो गया। फिर भी हमने यहाँ पे देखा तो शुगर का सॉल्यूशन तो बना, लेकिन ये सॉल्यूशन जो रहेगा वो ज़्यादा मीठा बना। इसका मतलब ये शुगर का सॉल्यूशन बनाने के लिए इन दोनों का रेशो जो रहेगा वो फिक्स नहीं है, चेंज करेंगे तो भी शुगर का सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन मुझे वाटर बनाना है तो वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जो रहेगा, मास का रेशो बोला है, मास का रेशो। ठीक है, तो कार्बन के बारे में लिख लेते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6 एंड एटॉमिक मास नंबर इज 12। ठीक है, तो H2O में देखेंगे तो H2O बनाने के लिए इनका रेशो 1:8 होना चाहिए। इफ हम बोलते हैं कि हम यहाँ पे रेशो 2:8 बनाते हैं तो हमको वाटर मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। इसका मतलब इनका रेशो हमने चेंज किया तो हमको वाटर नहीं मिलेगा, इसलिए वाटर जो रहेगा वो प्योर सब्सटेंस बनेगा, क्योंकि कंडीशन है उनका रेशो फिक्स होना चाहिए बाय मास। तो वाटर का रेशो बाय मास क्या है? 1:8। हमने अब उसको चेंज करके क्या किया, जैसे शुगर और वाटर का क्वांटिटी चेंज किया, वैसे भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का क्वांटिटी चेंज करता हूँ तो अभी मुझे जो रेशो मिल रहा है वो 2:8 मिल रहा है। लेकिन 2:8 वाला कब पॉसिबल रहेगा? जब हम लिखेंगे H4O, हाइड्रोजन रहेगा 4, ये रहेगा 32, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? H2 नहीं, ये 16 आएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2:8। तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2 है, H4O नहीं है। तो H4O का रेशो 2:8 है और H2O का रेशो 1:8 है। तो वाटर बनने के लिए H2O चाहिए, H4O जो रहेगा वो वाटर नहीं है। हाँ, यहाँ पे भी ये कंपाउंड बना है लेकिन ये कंपाउंड जो रहेगा वो वाटर नहीं रहेगा। हम बात वाटर की करते हैं तो H2O का मास का रेशो होना चाहिए 1:8। मास का रेशो समझ में आया कैसे निकालते हैं? तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर होता है, तो उस मास नंबर को हम लोग
कंबाइन करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन का मास कितना हुआ 12, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 32। सिंप्लीफाई करते आ गए तो रेशो क्या मिला 3:8। तो जब कार्बन ऑक्सीजन इन दोनों का बाय मास रेशो 3:8 आता है तो ही CO2 बनेगा। इफ हम इस रेशो को चेंज करते हैं तो CO2 नहीं मिलेगा, मतलब CO2 जो रहेगा वो किसका काम करेगा, प्योर सब्सटेंस का काम करेगा। क्लियर। तो ये सेकंड वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पॉइंट जो है प्योर सब्सटेंस में, उसके हिसाब से प्योर सब्सटेंस का जो रेशो होता है वो कैसा होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। लेकिन मिक्सचर में जो रहेगा यहाँ पे जो रेशो रहेगा वो फिक्स्ड नहीं रहेगा। क्लियर। तो ये रहेगा हमारा सेकंड पॉइंट, किसके बारे में, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बारे में, ठीक है। अब इनको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, ओके, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ तक थे, ये था 2 और मोर देन 2, इसमें लिखा था कैपिटल A और कैपिटल B बीकर, और ये रहेगा C बीकर। क्लियर है। अब एक और डिफरेंस ये भी आता है, इसमें प्योर सब्सटेंस इज नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस या तो फिजिकल मेथड। क्लियर। और इसमें आता है इट इज सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। क्लियर। ये मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा, H2O का एग्जांपल यहाँ पे लूँगा, और इसके लिए मैं यहाँ पे लूँगा NaCl और वाटर का एग्जांपल। क्लियर। अब देखो, हम नॉर्मली देखते हैं कि सॉल्ट बनता कैसे है। क्या होता है, जो सी वाटर होता है वो सी वाटर हमने यहाँ पे स्टोर किया। जो सी वाटर होता है उसमें सॉल्ट का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे जो सी वाटर है, इस सी वाटर में सॉल्ट का क्वांटिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने सी वाटर को कलेक्ट किया, तो इसके अंदर अभी कौन कौन प्रेजेंट है, NaCl भी प्रेजेंट है और H2O भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे NaCl और H2O दोनों प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, हमने इस वाटर को ऐसे ओपन रख दिया, तो जैसे ही यहाँ से सनलाइट आता है, तो सनलाइट जब आएगा और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ का जो वाटर है वो वाटर लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में चला जाएगा, और अब यहाँ से H2O जो रहेगा वो निकल जाएगा। तो धीरे धीरे इनका क्वांटिटी कम हो जाएगा। क्वांटिटी कम किसके वजह से हुआ, क्योंकि H2O जो रहेगा वो लिक्विड स्टेट से यहाँ पे जो सनलाइट आता है वो सरफेस के वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो दैट वाटर इज कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसीय स्टेट, और ये वाटर जो रहेगा वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। सही है। तो ये वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, इसलिए इसके अंदर ओनली NaCl प्रेजेंट रहेगा, वाटर प्रेजेंट नहीं रहेगा। आफ्टर सम टाइम इसके अंदर का जितना भी वाटर मॉलिक्यूल था वो इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला गया। सही है। और अब यहाँ पे जो बचा वो क्या बचा, ओनली NaCl बचा। ठीक है। हमने यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं किया, बट फिजिकल प्रोसेस को यूज़ किया। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि NaCl का रिएक्शन हम लोग AgNO2 के साथ करते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा हमको NaNO2, साथ में मिलेगा AgCl। ये होता है केमिकल रिएक्शन, जिसमें एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। पहले Na के साथ Cl था, अब Na के साथ NO2 है। तो ऐसे टाइप का जो कन्वर्जन होता है दैट इज कॉल्ड एज द केमिकल मेथड। लेकिन हम यहाँ पे केमिकल मेथड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे फिजिकल मेथड की बात कर रहे हैं।
सही है। तो फिजिकल मेथड का मतलब होता है विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। तो हमने जस्ट यहाँ से क्या किया, लाइट को पास किया, तो ये जो लाइट है सनलाइट, वो क्या करेगा, इस वाटर को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेगा। इसलिए आफ्टर सम टाइम यहाँ का वाटर कम हो जाएगा और यहाँ पे NaCl ही मिलेगा। तो कुछ टाइम के बाद क्या मिला, NaCl मिला, और इस NaCl को हम एज ए सॉल्ट करके घर में यूज़ करते हैं। सही है। तो ये सॉल्ट बनाने का जो प्रोसेस है, तो वाटर और NaCl दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स थे, और ये मिक्स थे मतलब उन्होंने क्या बनाया था, मिक्सचर बनाया था। तो इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं किया, बट थोड़ा सा हीट को पास किया। वो भी हीट कहाँ से मिला, सनलाइट से, और उस हीट की वजह से NaCl और H2O दोनों सेपरेट हो गए। NaCl यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो गया। प्रेसिपिटेट होना मतलब जम जाना नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे NaCl जो रहेगा वो नीचे प्रेसिपिटेट हो गया, और वाटर जो रहेगा वो इवेपोरेट हो गया। तो इस प्रकार से इस NaCl से H2O को निकालने के लिए हमने जो मेथड अप्लाई किया वो कौन सा मेथड है, फिजिकल मेथड है। इसका मतलब मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन हम प्योर सब्सटेंस को फिजिकल मेथड के थ्रू अप्लाई मतलब सेपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो H2O है वहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को सेपरेट करना है तो इनके बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि H2O का स्ट्रक्चर देखेंगे, H अटैच टू O अटैच टू H। तो सबसे पहले हमको इन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और जब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमको नया मॉलिक्यूल मिला। यहाँ पे कोई नया मॉलिक्यूल नहीं मिला, हमारे पास पहले NaCl था, अभी भी NaCl है, हमारे पास पहले H2O था, अभी भी H2O है। मतलब हमने यहाँ पे कोई नया मॉलिक्यूल नहीं बनाया, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स पहले थे, जो सब्सटेंस पहले था, वही सब्सटेंस हमारे पास एज इट इज है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने फिजिकल मेथड को अप्लाई किया। हम वाटर को इन दोनों को सेपरेट करना है और नया कंपाउंड बनाना है, नया मैटर बनाना है, तो ये मैटर बनाना पॉसिबल नहीं है। किसके थ्रू, फिजिकल मेथड के थ्रू। तो ऐसा नहीं होगा कि इस वाटर को आप सनलाइट पे बहुत ज़्यादा देर तक रखोगे तो ये H2O जो रहेगा वो H2 + O2 बन जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस H2O को सेपरेट करना फिजिकल मेथड से पॉसिबल नहीं है, लेकिन NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को, NaCl जब वाटर में प्रेजेंट था तो इसके सॉल्यूशन को हम सेपरेट कर सकते हैं, और इसको सेपरेट करने के लिए हमने किस मेथड को यूज़ किया, फिजिकल मेथड को क्या किया है, यूज़ किया है। तो ये है हमारा थर्ड पॉइंट। नहीं समझा, क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या है, नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड एंड इट इज सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मतलब इसको फिजिकल मेथड के थ्रू हम लोग सेपरेट नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे कि हमको इसको सेपरेट करना है, क्या करना है, सेपरेट करना है। तो इसको सेपरेट करने के लिए फिजिकल मेथड काम में नहीं आएगा, इसको सेपरेट करने के लिए केमिकल मेथड काम में आएगा। और केमिकल मेथड का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हमको नया सब्सटेंस मिलता है। देखो ना, NaCl और AgNO2 का रिएक्शन हुआ तो NaCl NaNO2 में कन्वर्ट हुआ और AgNO2 AgCl में कन्वर्ट हुआ, हमको नया सब्सटेंस मिला। पहले NaCl था, अब AgCl है। पहले AgNO2 था, अब हमारे पास NaNO2 है, नया सब्सटेंस मिला। इसमें पहले भी हमारे पास NaCl था, अभी भी हमारे पास NaCl है। पहले भी हमारे पास H2O था, अभी भी हमारे पास H2O है, कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन हमारे पास पहले H2O था, अब हमारे पास H2 अलग है और O2 अलग है। मतलब हमको नया सब्सटेंस मिल रहा है, नया मैटर मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो चेंज हुआ वो कौन सा हुआ, केमिकल चेंज हुआ। तो प्योर सब्सटेंस को फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं करते हैं, उसके लिए केमिकल मेथड को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हम मिक्सचर की बात करेंगे तो मिक्सचर पे हमको केमिकल मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मली फिजिकल मेथड को यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, इस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं।
सही है। तो ये डिफरेंस रहेगा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। तो थर्ड पॉइंट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, फिजिकल मेथड और ये केमिकल मेथड। तो प्योर सब्सटेंस को फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं करेंगे, उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, केमिकल मेथड को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में थर्ड पॉइंट। क्लियर है? ओके, यहाँ तक। मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर को अब दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है। मिक्सचर में क्या करेंगे हम लोग, दो पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज कॉल्ड एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पे होमो का मतलब होता है सेम, यहाँ पे हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो एक होता है होमोजीनियस और दूसरा रहेगा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है वो यूनिफॉर्म बनेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, और हेट्रोजीनियस जो रहेगा वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों का डिफरेंस देखते पहले क्या होता है, ठीक है। तो आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में मैंने एक गिलास पानी एक कॉर्नर में फेंक दिया, तो मैंने जो वाटर था एक गिलास वो मैंने एक कॉर्नर में फेंक दिया, तो क्या वो वाटर पूरे रूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? यहाँ पे भी उतना ही वाटर रहेगा, इस कॉर्नर में भी उतना ही वाटर रहेगा, यहाँ पे भी उतना ही वाटर रहेगा और उस कॉर्नर में भी उतना ही वाटर रहेगा? पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मैंने जो वाटर ऐड किया हुआ है वो रूम के किसी एक पार्ट में पड़ा है, वो दूसरे पार्ट में नहीं फैला। इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है वो जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक वो सिमिलर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसका मतलब ये वाटर जो रहेगा जो मैंने यहाँ पे फेंका है वो यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रूम के एक कोने में पड़ा है, वो बाकी जगह नहीं फैला। दूसरा एग्जाम्पल, आप जिस रूम में बैठे हो उसी रूम में हम एक डीओ का बॉटल लेके आ गए, जो डीओ का छोटा कैन होता है वो लेके आ गए, और उस डीओ को मैंने स्प्रे किया एक कॉर्नर से। तो पहले क्या होगा, उस डीओ बाहर निकलेगा उस कैन में से, तो वो जहाँ से बाहर निकला था स्मेल वहीं पे आएगा पहले। अब मैंने बोल दिया कि इस साइड का जो कॉर्नर है आपका, यहाँ पे मैंने उस डीओ को स्प्रे किया, तो ऐसा है कि डीओ का स्मेल यहीं पे आएगा, इस कॉर्नर में नहीं आएगा, आएगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे भी स्मेल आएगा, आप दूसरे कॉर्नर में जाओगे वहाँ पे भी स्मेल आएगा, तीसरे कॉर्नर में कोई ऊपर बैठा हुआ है तो उसको भी स्मेल जाएगा। इसका मतलब ये डीओ जो है वो पूरे रूम में फैल गया है, इक्वली फैला हुआ है। तो हर जगह आप जाओगे तो उस डीओ का स्मेल जो रहेगा वो उतना ही रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं समझा? तो डीओ को हमने स्प्रे किया, वो डीओ पूरे रूम में फैल गया। इसका मतलब इस डीओ का जो फैलना है दैट इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म। लेकिन मैंने थोड़ा सा वाटर फेंक दिया एक कॉर्नर में, वो वाटर वहीं पे है, वो पूरे रूम में नहीं फैला है। इसका मतलब यहाँ पे जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? अब देखो एग्जांपल एक और देखते हैं हम लोग। हमारे पास यहाँ पे बीकर ए है, एक बीकर है। इस बीकर में मैंने दो कंपाउंड्स ऐड कर दिए ए प्लस बी। क्या ऐड कर दिए? ए प्लस बी। अब ऐसा हुआ कि ए के जो पार्टिकल्स है 4 पार्टिकल्स है, ठीक है, और बी के भी 4 पार्टिकल्स हैं। क्या लगता है यूनिफॉर्म है? नहीं है, क्योंकि ए के जो पार्टिकल्स है वो हम लोग बी के पार्टिकल्स ब्लू कलर से शो करते हैं, तो ए के पार्टिकल्स हम लोग ब्लैक कलर से शो करते हैं। आप इस बीकर में देखोगे तो ए के पार्टिकल्स अपर साइड में है और बी के जो पार्टिकल्स है वो लोअर साइड में है। इसका मतलब पार्टिकल ए और पार्टिकल बी एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ। मिक्स नहीं हुआ, नॉन यूनिफॉर्म। मिक्स हुआ, यूनिफॉर्म। ठीक है, जैसे हम लोग घर में आप लोग रेगुलर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट बॉटल है, उस ट्रांसपेरेंट बॉटल में आपने मतलब ट्रांसपेरेंट बॉटल है, वहाँ पे वाटर भर दो। उस वाटर फिल करने के बाद उसके अंदर आप ब्लू कलर का एक इंक है उसका एक ड्रॉप उस वाटर में ऐड कर दो।
तो ऐसा होगा कि नहीं सरफेस का ही वाटर ब्लू हो जाएगा और बॉटम का वाटर कलरलेस ही रहेगा? नहीं, आफ्टर सम टाइम अपर साइड का जो लेयर रहेगा उस वाटर का और लोअर साइड का जो लेयर रहेगा, आप लोअर पार्ट को देखोगे और अपर पार्ट को देखोगे तो दोनों जो पार्ट रहेंगे वो कैसे रहेंगे? कलर्ड ही रहेंगे। इसका मतलब वहाँ पे जो इंक का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो कैसा हुआ? यूनिफॉर्म। इसलिए उसको बोलेंगे होमोजीनियस। लेकिन उस वाटर के बॉटल में मैं इंक का एक ड्रॉप ना डालते हुए मैं वहाँ पे सैंड को ऐड कर देता हूँ, रेती को ऐड करते हैं, तो रेती जो रहेगी वो लोअर साइड में चले जाएगी, अपर साइड में नहीं रहेगी। तो लोअर साइड में रेती ज़्यादा रहेगी, अपर साइड में रेती नहीं रहेगी। इसका मतलब उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। आप यहाँ पे देखोगे तो ए और बी जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुए हैं। हाँ, दोनों एक जगह जरूर है, लेकिन ए अपर साइड में है और बी के पार्टिकल लोअर साइड में है। इसका मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम दूसरा यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं एक, जिसमें पार्टिकल ए और पार्टिकल बी दोनों को ड्रॉ करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल कम कर दिए, 6 पार्टिकल कर दिए। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ए और बी जो रहेंगे उनके पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए। तो यहाँ पे जो पार्टिकल ए और पार्टिकल बी का जो अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म। तो एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, इसका मतलब वो होमोजीनियस है। इफ वो मिक्स नहीं होते तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हेटेरोजीनियस। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ H2O प्लस शुगर। क्या लगता है? वाटर में शुगर को ऐड कर दिया, थोड़ा सा स्टर किया, आफ्टर सम टाइम शुगर जैसे कि वैसे रहेगा? जी नहीं, शुगर डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में और आफ्टर सम टाइम आप देखोगे तो आपको शुगर दिखेगा ही नहीं, पानी ही पानी दिखेगा। इसका मतलब शुगर जो रहेगा उस वाटर में यूनिफॉर्मली क्या हो गया है? डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन रहेगा ये कौन सा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। अब मैंने क्या कर दिया, इस H2O में मैंने थोड़ा सा सैंड ऐड कर दिया। तो सैंड और H2O ये कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए हेटेरोजीनियस। अब एक बीकर में मैंने क्या कर दिया? NaCl को ऐड कर दिया और वाटर को ऐड कर दिया। तो NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इफ वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। कौन से? वन इज होमोजीनियस एंड सेकंड इज हेटेरोजीनियस ऑन द बेसिस ऑफ उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, उनका फैलाव कैसे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, फैलाव। तो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए एक DO का एग्जांपल और 1 ग्लास वाटर का एग्जांपल आप यही से कंफर्म कर सकते हो कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों में क्या डिफरेंस है। नहीं समझा? ठीक है, तो ये रहेगा होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने जो क्लासिफिकेशन देखा मैटर का, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल के हिसाब से 5 देखे थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड कोलॉइडल स्टेट। केमिकल में प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के 3 प्रॉपर्टी लिख के दिए और मिक्सचर के मैंने 3 प्रॉपर्टी लिख के दी है। उसके बाद क्या किया, इस मिक्सचर को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बन गया होमोजीनियस और दूसरा बन गया हेटेरोजीनियस। यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, होमोजीनियस नहीं होता है, तो हेटेरोजीनियस। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप का रहेगा, होमोजीनियस रहेगा या हेटेरोजीनियस रहेगा। वाटर में हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया, क्या बनेगा? वाटर में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया, मिक्स होगा यूनिफॉर्म? नहीं होगा, नहीं होगा। वाटर का लेयर ऑयल से अलग दिखेगा। इसका मतलब ये जो रहेगा ये कैसा होना चाहिए? हेटेरोजीनियस होना चाहिए। सही है। तो इस प्रकार से आप अपने रेगुलर लाइफ के भी बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो जिसमें आपको होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस इन दोनों को आप क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैटर का क्लासिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है।
और मैटर का क्लासिफिकेशन बाकी है, लेकिन इस पार्ट में हमने मैटर का इतना ही क्लासिफिकेशन देखा है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही देखेंगे। बचा हुआ क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप जो भी यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं तो उसको अपने साथ एक कॉपी रखना है और उस कॉपी में नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, और ये सब टॉपिक यहाँ से ख़त्म होने के बाद आपको वही टॉपिक एनसीईआरटी आपका जो भी टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक को भी साथ में रीड करना है। क्लियर? और दोनों साथ में जब चलाएंगे तो ये समझ में भी आ जाएगा और टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इफ़ लैंग्वेज इशू है तो ऐसा काम नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है। क्लियर? बात ऐसी है, हमारा काम कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करवाना है। तो आपको कंसेप्ट समझ गया, आपको ये समझ गया कि मैटर क्या है, आपको ये समझ गया कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, बस हमारा काम हो गया। हमारा काम होता है कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करवाना। मर्गअप करना, लर्न करना वो हम नहीं करवा सकते, तो हमारा काम अंडरस्टैंड करवाना है। और इसलिए मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ कि आपको वो कंसेप्ट का मतलब समझाऊँ इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन एज इट इज़ रीड करना। ओके है, तो इस प्रकार से आपको अपने पास जो टेक्स्ट बुक है, पीडीएफ है या हार्ड कॉपी है, तो उसको भी साथ में रीड करते रहना है ताकि आपको टेक्स्ट बुक का भी जो पोर्शन रहेगा वो भी कवर हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग पोर्शन को आगे बढ़ाते जाएंगे और एक एक वीडियो आपके लिए लाते जाएंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। रिमेनिंग क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।